दोस्तों आप सभी को नमस्कार। एक्सिस IAS यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी 2023 के लिए आपके पास कम समय बचा हुआ है और जो भी लोग सीरियस हैं, जिन्होंने एक बार सिलेबस को कम से कम पढ़ लिया है, रिवाइज के चरण में हैं, या उनके जो बेसिक टॉपिक्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, है ना, तो ये सारी चीज़ें अगर तैयार हैं तो वो 2023 यानी जो 28 मई को एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए आगे बढ़ें। और जो नए स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मेरी ये सलाह रहेगी तो NCERT को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इनसे कम 15 से 20 क्वेश्चन आराम से प्री में और मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं जो सीधे सीधे NCERT बेस्ड होते हैं। तो NCERT पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेसिक्स जो तुम्हारा बेसिक है, क्योंकि आप साइंस साइट्स से पढ़ के आए हुए होते हैं या अपने बेसिक जो हमारे यहाँ बोर्ड्स होते हैं, यूपी बोर्ड है, जो जितने भी स्टेट बोर्ड होते हैं उनमें उस तरह से पढ़ाई नहीं कराई जाती जिस तरह से यूपीएससी डिमांड करती है। तो उसके लिए हमें NCERT को पढ़ना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि NCERT में कई ऐसी सारी चीज़ें दी गई हैं जो आपके बेसिक्स को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देती हैं। जो इम्प्रूवमेंट होता है उसको और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, है ना। और नए पुराने की तैयारी करने वालों के लिए, दोनों छात्रों के लिए ज़रूरी है, जो भी नए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी पुराने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बिना NCERT को पढ़े, तो उन्हें भी एक नज़र से इनको देख लेना चाहिए। जो भी फैक्ट्स, जो भी चीज़ें, जो कम से कम बॉक्स में चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में जानकारी हो तो प्री में आसानी हो जाती है। दूसरे, बहुत सारे स्टूडेंट इनको गंभीर रूप से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। उनके कारण प्री में परीक्षा में पूछे जाने वाले जो भी इजी क्वेश्चन होते हैं, मैंने बताया था कि कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी टाइप के होते हैं और कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो मॉडरेट किस्म के होते हैं और करीब से 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ़ क्वेश्चन होते हैं। ये जो GS फर्स्ट पेपर है हमारा, ठीक है, 200 नंबर का होता है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 25-30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी टाइप के होते हैं। जो लोग इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं वो 100 मान के चलो प्री क्लियर नहीं होगा उनसे, है ना। और उनका सबसे बड़ा कारण है कि जो बेसिक बुक्स हैं उन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, सीधे मास्टर लक्ष्मीकांत पे हम सीधे पहुंच जाते हैं बिना कक्षा 11 और 12 की पॉलिटी की NCERT पढ़ें। इकोनॉमिक्स को छोड़ करके लाल एंड लाल पढ़ने लगते हैं, है ना। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहीं से स्टार्ट होकर के आती हैं, ठीक है। अगर गंभीर रूप से नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारे आसान इजी क्वेश्चन जो पॉलिटी के हैं, हिस्ट्री के हैं, इकोनॉमी के हैं, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आराम से गलत हो जाते हैं, इसलिए आप प्री क्लियर नहीं कर पाते हैं। एक देखो, हम सबकी एक सामान्य आदत होती है कि 1-2 बार सभी विषयों के विविध खंडों को तेज़ी से बढ़कर खत्म कर देते हैं और बोलते हैं पढ़ लिया NCERT। ऐसे नहीं पढ़ा जाता। देखो, NCERT का अपना एक प्रारूप है, उस प्रारूप के अनुसार आपको पढ़ना है। मान लिया आपने कक्षा 11 की NCERT उठाई और 1 महीने में समाप्त कर दी, फिर उसके बाद 2-4 10 दिन 15 दिन बाद उसको रिवाइज़ किया। रिवाइज़ में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं, तो वो जो छूटी हुई चीज़ें हैं उनके आप नोट्स बनाएं। फर्स्ट रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको सेकेंड रीडिंग में नोट्स बनाने हैं। और कम से कम वो सारी चीज़ें जो प्री मेंस, जैसे अगर कक्षा 11 और 12 की ज्योग्राफी की बुक की बात की जाए तो हूबहू मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे यहीं से आते हैं, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो सीधे क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है, यानी 100% मैच कर जाते हैं। फिर भी आप क्या करते हैं, आप इनको ठीक से नहीं पढ़ते हैं, आप जल्दबाजी में इनको पढ़ लेते हैं और सभी खंडों को पढ़ते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा पढ़ते नहीं कोई, लेकिन सीरियस होकर नहीं पढ़ते, ठीक है। NCERT पढ़ने का मतलब है आपका बेसिक जो भी फंडामेंटल है वो आपका बहुत आराम से क्लियर हो जाए, आप कम से कम बोलने लायक हो जाए कि नहीं, हाँ हमने उनको बेहतर तरीके से कर लिया है। अगला है, उनको पढ़कर 60 नोट्स बनाना चाहिए और बेसिक के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें हर टॉपिक पर और टॉपिक के व्यवहारिक पहलुओं को आपस में जोड़ें। जितने भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, पहली रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाने, लेकिन सेकेंड रीडिंग जब करते हैं तो लगभग जो भी टॉपिक आपकी नज़र में है, जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं या कुछ ऐसी नई चीज़ें देख रहे हैं जो अब तक आपने नहीं देखी, तो उनके आपको नोट्स बनाना है। बेसिक्स के साथ साथ जो भी करंट इवेंट घटता है, अगर जैसे मान लिया आर्टिकल 19, ठीक है, अभी फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो भी मंत्री हैं जो बयान देते हैं, जो विवादास्पद बयान होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि मंत्री के जो भी बयान होंगे वो सरकार के बयान नहीं माने जाएंगे, उसके व्यक्तिगत बयान माने जाएंगे, है ना।
तो आर्टिकल 19 की जो परिभाषा है वो आपको कक्षा 11 और 12 के एनसीईआरटी में आराम से मिल जाएगी। लेकिन आप उनको जब पढ़ते हैं ना तो इंडिविजुअल पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, एक दूसरे से अटैच करना है कि नहीं, हाँ 19(2) के तहत, ठीक है, जो भी 19(1) का के तहत जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है वो मंत्रियों को भी वही दी गई है जो हम लोगों को दी गई है। ठीक है, तो यानी जो भी बोलना है, जो भी कहना है, उसके अपने एक हित हैं, अहित भी हैं। ठीक है, आज अगर आप किसी को भड़काने के लिए कोई बयान दे देते हैं तो वो आपका व्यक्तिगत बयान माना जाएगा, उसके अनुसार आप पर कार्रवाई की जाएगी, वो सरकार का बयान नहीं होगा। अगली बात जो आती है, पढ़ने के बाद या यूट्यूब पर सूचनाएं, जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से समझना चाहिए या फिर गूगल पर सर्च करके नोटबुक में अलग से नोट कर लेना चाहिए। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी है, ठीक है, जो आपकी समझ में नहीं आती, और अगर आप समझ में नहीं आती तो या तो आप उसको छोड़ देते हैं या कहीं लिख नोट करके इधर उधर कर देते हैं। उसको क्या करना है, उसको पढ़ने के साथ साथ देखना है, गूगल पर सर्च करके देखना है, अगर उससे ठीक ठाक कंटेंट मिलता है तो उसको अलग से नोट कर लेना है, या फिर एनसीईआरटी की बहुत सारी, निर्माण आईएएस की है ना, और क्या बोलते हैं इसको, दृष्टि आईएएस की, और भी बहुत सारी एकेडमी हैं, अनअकैडमी पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, जिन्होंने अपनी जो भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की जो रीडिंग्स हैं वो करी हुई हैं, तो उन पे आप देख सकते हैं और वहाँ से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आपको भागना नहीं है, आपको ठीक से उनको क्लियर करना है। टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और संकल्पनाओं पर पकड़ मजबूत करें, जो भी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उस पर ठीक से काम करना है। अगर वो आपकी इधर उधर हुई तो ये मान के चलिए 100% आप गए। और खासकर इतिहास, भूगोल, ठीक है, और राज्य व्यवस्था, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर इकोनॉमी बेस्ड, और जीव विज्ञान की किताब कक्षा 12 की, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सीधे, बताया ना 25 से 30 क्वेश्चन सीधे आपको हिट करते हैं प्री में, है ना। तो अगर ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे तो ये मान के चलिए प्री में आप अपनी पकड़ कम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी बुक हर सब्जेक्ट के आधार का काम करती है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, इंडियन सोसाइटी है, साइंस एंड मैथमेटिक्स है। अगर मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी, साइंस नहीं पढ़नी तो इनको आप एक बार डिनाई कर सकते हैं, लेकिन अगर पीसीएस एग्ज़ाम आपको बैठना है तो ये एनसीईआरटी बहुत सारी काम आती हैं। दूसरा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से, ये 3 एनसीईआरटी, एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी, ये ऐसी एनसीईआरटी हैं जो प्री के साथ साथ आपको मेंस में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, और जो आपकी राइटिंग स्किल्स हैं वो यहीं से आती हैं। उनमें जो लास्ट में क्वेश्चन दिए रहते हैं वो आप अगर करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, ये किताबें अपने क्षेत्रों, विशेषज्ञों, लोगों, शिक्षाविदों की निगरानी में लिखी जाती हैं। इनमें सभी सूचनाएं स्टैंडर्ड और प्रमाणित होती हैं। जब भी आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो तो वो आपको समझ में आती है, और उसके जो राइटर होते हैं ये कोई ग्रेजुएशन या ये जो शोध करने वाले हैं, फिलोसफर हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई हैं। और जो भी प्रमुख शिक्षाविद हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा देते हैं, उनकी निगरानी में ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी इनकी सूचनाएं स्टैंडर्ड और प्रमाणिक हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर स्टेट बोर्ड की कोई किताब में कुछ चीज़ पढ़ते हो और यहाँ पर पढ़ने के बाद वो चीज़ें क्लैश होती हैं तो आप एनसीईआरटी को सत्य मान सकते हैं। ठीक है, यही कारण है कि संघ लोक सेवा आयोग और कई ऐसे स्टेट के बोर्ड्स हैं, आयोग हैं, जो इन किताबों से सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं, क्योंकि इनकी जो ट्रांसपेरेंसी है, जो इनकी स्टेबिलिटी है, वो उस पर लोगों को यकीन होता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। ठीक है, सिविल सेवा की परीक्षा तैयार, देखो आपको अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है या कोई भी ऐसी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, जो आपको कम से कम ऐसी चीज़ें देती है जहाँ से आप डिसीजन मेकिंग, अच्छे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वो अंग्रेजी माध्यम से कर रहे हो, हिंदी माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कम से कम जो आपका बैकग्राउंड होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा।
ठीक है, आपको एनसीईआरटी को नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी को ज़रूर से ज़रूर करना है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा भी है, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एनसीईआरटी को पढ़े होंगे, और जो एनसीईआरटी करता है उसी का जो उन्होंने पहले से पढ़ा होता है, बेसिक्स क्लियर होता है, उनका पहले या दूसरे अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं 2 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट में भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसका सबसे बड़ा कारण है उनका बेसिक्स का मजबूत ना होना। ठीक है, तो आपको एक बार ही सही लेकिन ध्यान से आपको पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम कम है, 2023 में आपको प्री देना है और अभी आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तो सरसरी निगाह से 1 से 1.5 महीने में आप इनको ख़त्म कर लें, और जो मेन चीज़ें हैं उनको आप नोट कर लें। कक्षा 6 से 12 तक की किताबों को ध्यान से पढ़ा जाए। मैं मानता हूँ कि अगर आप 9th 10th 11th और 12th, क्योंकि कक्षा 6 7 8 में जो दिया गया है ना, उसी का स्टैंडर्ड रूप इन चीज़ों में दिया गया है। ठीक है, तो वो कर लें। कमज़ोर पाठ पर ज़्यादा ध्यान दें। जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बहुत अच्छी नहीं है उसकी एनसीईआरटी तो ज़रूर आपको करनी है। ठीक है, और ख़ासकर जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे किसी का ऑप्शनल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, इकॉनमी है, तो उनको एनसीईआरटी को ज़रूर देखना चाहिए, वो कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे ऐसे करते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ा जाए या नई एनसीईआरटी को पढ़ा जाए। तो देखो, आप दोनों को पढ़ सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में अपडेट नहीं होना, जैसे हिस्ट्री में अपडेट कम से कम होता है, तो उसमें आप ओल्ड पढ़ सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी में आपको नई एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप बेहतर स्थिति में होंगे। ठीक है, तो अपडेट, जैसे पॉलिटी में अपडेट होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन अगर पुरानी भी एनसीईआरटी पॉलिटी की पढ़ लेंगे तो भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जल्दी नहीं बदलती है ना। ज्योग्राफी की पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइंस एंड टेक की पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, इकोनॉमी की पढ़ेंगे तो चेंज हो सकता है, पॉलिटी उसकी एनवायरनमेंट इकोलॉजी की पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है ना। और जीव विज्ञान की पढ़ेंगे तो कुछ नए अपडेट्स आए होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, जिनमें अपडेट्स ज़्यादा होते हैं उनकी नई एनसीईआरटी पढ़नी है, और जिनमें अपडेट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो इसमें अगर पुरानी भी पढ़ लेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, एनसीईआरटी सभी किताबों पर फोकस हर रोज़ 3 घंटे लगभग पढ़ना चाहिए। 3 महीनों में सभी सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। देखो, एक सिंपल टाइम है। कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा? 7 8 9 10 11। आप 11 12 की एनसीईआरटी में तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि स्टैंडर्ड है, लेकिन कक्षा 6 7 8 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, कक्षा 9 10 11 12 इन 4 क्लासेस की किताबों को कम से कम 3 घंटे पर डे पढ़ना है। ठीक है, स्पीड और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी निर्भर करता है कि आप कितने टाइम में कोई टॉपिक कैसे कवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और नहीं कर पा रहे हैं तो ये मान के चलिए आप प्री में कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको इनको ज़रूर करना है, और अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं तो 100% मान के चलिए आपका प्री आराम से हो जाएगा, और अगर नहीं करते हैं तो मुश्किल में आएंगे आप। ओके, तो एनसीईआरटी में आपको क्या करना है, आपको कम से कम खास सब्जेक्ट, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की इन चीज़ों को आपको करते रहना है, और अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट 100% होगा, नुकसान की अवस्था में नहीं रहेंगे। मेंस की जो राइटिंग स्किल्स है वो आपकी क्लियर होगी, जो 20-25 क्वेश्चन इजी टाइप के आते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं वो आपके हो जाएंगे। दूसरा, आपकी जो सब्जेक्ट पे पकड़ होगी बेहतर कंडीशन में होगी, और आप चाहे एमए पढ़ के आए हों, पीएचडी करके आए हों, फिर भी आपका बेसिक्स बहुत अच्छा नहीं होगा अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के विद्यार्थी होंगे या स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए होंगे। तो आई थिंक आपको एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, एनसीईआरटी को ज़रूर से ज़रूर आपको करना है। और अगर आप इनको ठीक से कर लेते हैं, करने का मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती पढ़ना ही पढ़ना है, अगर आप इनको ठीक से कर लेते हैं तो 100% मान के चलिए आपकी सफलता के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।